भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 3 को जनरल एक्सेप्शन, जिसे साधारण अपवाद भी कहा जाता है, इसमें 14 से लेके 44 तक का सेक्शन होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को मिस्टेक, दूसरे वाले भाग को गुड फेथ तथा तीसरे वाले भाग को प्राइवेट डिफेंस कहा जाता है। इन तीनों चैप्टर को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिफेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले भाग को। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाउंड है और वो काम भी करता है जैसा कानून कहता है, लेकिन उससे कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसे फैक्ट की मिसिंग कहते हैं। और फैक्ट की मिसिंग के कारण अगर कोई क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक पुलिस को सोनू को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया गया और वो गिरफ्तार करने के लिए गया भी, लेकिन वहाँ सोनू के जगह वो मोनू को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि सोनू कौन है और मोनू कौन है, जिसके कारण उससे मिस्टेक हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर कोई गलती होने के कारण क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है, क्योंकि यह फैक्ट की मिसिंग कहा जाता है। सेक्शन नंबर 14 यही बताता है। सेक्शन नंबर 15, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अगर कोई मजिस्ट्रेट अपना न्यायालय में कार्य कर रहे हैं और कार्य के अनुसार कोई गलती हो जाती है और वो गलती गुड फेथ के रूप में है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, अगर कोई मजिस्ट्रेट कार्य के दौरान किसी को डांट देते हैं तो वो क्राइम नहीं माना जाता है। सेक्शन 16, न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य। मतलब कि अगर कोई इंसान को कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जो उसे कोर्ट आदेश देती है तो वो काम करता है तो उसे क्राइम नहीं कहा जाता। जैसे अगर किसी व्यक्ति को, जैसे पुलिस को, अगर किसी के घर गिराने के लिए आदेश दिया गया और वो घर गिराने गया भी और घर गिराता भी है तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 17 बताता है कि विधि द्वारा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। मतलब इसका ये होता है कि अगर कोई इंसान को ये लगता है कि वो भारत के संविधान द्वारा उसे वो काम करने की इजाज़त देता है और वो काम वो करता भी है, लेकिन उससे कुछ फैक्ट की मिसिंग हो जाती है और जिससे कोई क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है और वो लड़का उस लड़की को बचाने के लिए उस लड़के से झगड़ा कर लेता है, तो इस दौरान फैक्ट की मिसिंग के कारण पता चलता है कि लड़का और लड़की सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे और इस लड़के ने उन्हें बचाने के लिए उनसे मारपीट कर दी। ये इसे फैक्ट की मिसिंग हो गई और फैक्ट की मिसिंग होने के कारण अगर कोई क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 18 बताता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि एक लकड़हारा लकड़ी काटता है और लकड़ी काटने के दौरान उसकी टांगी टूट जाती है और वो किसी पे गिर जाती है, तो गिरने के कारण अगर कोई क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। सेक्शन नंबर 19 बताता है कि कार्य जिससे अपहानित कारित होना संभव है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बात पता है कि यह एक क्राइम है, फिर भी वो क्राइम करता है। क्यों? क्योंकि एक बड़े क्राइम को बचाने के लिए अगर कोई हल्का फुल्का छोटा क्राइम करना पड़ता है तो वो क्राइम अपराध नहीं माना जाता है। सेक्शन नंबर 19 यही बताता है कि बड़ा अपराध में अगर कोई छोटी तरह की कोई अपराध हो जाती है तो वो क्राइम नहीं होता है। सेक्शन नंबर 20 बताता है 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य। मतलब कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम आयु का है, 6 साल 11 महीना 29 या 28 दिन का है और वो बच्चा अगर किसी तरह का क्राइम कर देता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता।
सेक्शन नंबर 21 कहता है कि 7 साल से ऊपर किंतु 12 साल से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। मतलब कि अगर कोई बच्चा 7 साल से बड़ा है और 12 साल से कम है, तब ऐसे में वो कोई क्राइम करता है, वो क्राइम तब नहीं माना जाएगा अगर पता चले कि भैया बच्चा का उम्र 7 साल से बड़ा है लेकिन दिमाग 7 साल से बच्चे जैसा है, जैसे 5-6 साल का बच्चा जैसा। तब उस बात को साबित करना होगा उसी बच्चे को जिसने वो क्राइम किया है। 7 साल से कम आयु में गार्जियन को साबित करना होता है कि बच्चे की समझ अभी नहीं है। सेक्शन नंबर 22 बताता है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, मेंटल इलनेस। अगर कोई व्यक्ति पागल है और वो कोई क्राइम कर देता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है, क्योंकि पागल की समझ नहीं होती है और वो पागलपन में अगर कोई कार्य करता है तो वो क्राइम नहीं होता है। सेक्शन नंबर 23 और 24 जो दोनों है वो सेक्शन दारूबाज के लिए होता है। तो सेक्शन 23 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पिला देता है या नशा करवा देता है और नशा के दौरान वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी सूझबूझ खो देता है और ऐसे में वो इंसान क्राइम कर देता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। इसमें नशा के रूप में हम गोली से भी करवा सकते हैं या ड्रग से भी करवा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी नशा हो और उससे वो इंसान सूझबूझ खो के कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम नहीं माना जाता। और वही सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से नशा करता है लेकिन वो नशा इतना ज़्यादा कर लेता है कि वो अपनी सूझबूझ खो देता है और उस दौरान उससे कोई क्राइम होता है तो क्राइम नहीं माना जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर उसकी समझ क्राइम की हो और वो क्राइम करता है और तो उसे क्राइम माना जाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 3 को जनरल एक्सेप्शन, जिसे साधारण अपवाद भी कहा जाता है, इसमें 14 से लेकर 44 तक का सेक्शन होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को मिस्टेक, दूसरे वाले भाग को गुड फेथ तथा तीसरे वाले भाग को प्राइवेट डिफेंस कहा जाता है। इन तीनों चैप्टर को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि डिफेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले भाग को। आज हम लोगों को सीखना है 25 सेक्शन से लेकर 33 तक को। 33 तक को समझने के लिए हमें 2 चीज़ सीखने की ज़रूरत है। पहला कंसल्ट मतलब होता है सहमति। सहमति के बारे में बताया गया है BNS सेक्शन 20A के अंतर्गत। तथा दूसरी जो चीज़ें हैं वो है सीखने के लिए गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है सद्भावना पूर्वक। चलो इसे विस्तार में समझते हैं। कंसल्ट मतलब सहमति। सहमति का मतलब होता है हम अपने मर्जी से किसी काम को करवाने में सहमति देते हैं, मतलब हमारी मर्जी हो उस काम को करवाने में, इसे ही कंसल्ट कहते हैं। अब हम समझेंगे गुड फेथ के बारे में। गुड फेथ कोई भी काम हम साफ नीयत से करते हैं, हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं, साफ नीयत से करना होता है, तब हम उसे गुड फेथ कहते हैं। गुड फेथ ईमानदारी से नहीं, अच्छे काम से होता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो आज का चैप्टर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। 25 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति देता है, सहमति देने के बाद पता चलता है कि उसे काम करने में हल्की फुल्की चोट मिल सकती है, मगर उसी दौरान उसकी कोई मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु का से जो क्राइम बनता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। सेक्शन 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। मतलब कि 26 सेक्शन बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की सहमति से किया जाता है, जिससे सहमति दी है उसके फायदे के लिए ही किया जाता है, वहाँ पर भी संभावना है कि वहाँ उसकी मौत हो सकती है। तब अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक डॉक्टर किसी व्यक्ति के इलाज के लिए उसका ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के दौरान उसने डॉक्टर को
सहमति दी गई है कि आप इसका इलाज करें, और इलाज के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर ना डॉक्टर ना जिसने सहमति दी है वो व्यक्ति अपराधी है। सेक्शन नंबर 27 बताता है संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से बालक या विकृत चित्र वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई 12 साल का बच्चा है या कोई पागल है, मेंटल इलनेस, तो 12 साल से कम उम्री बच्चे की जिम्मेवारी जिसके पास है, जैसे माता पिता, दादा दादी या कोई भी रिश्तेदार जिसके पास उसकी गार्जियनशिप है, अगर वो अपनी सहमति से देते हैं किसी काम को करने के लिए और पता है कि उस काम के दौरान हल्की फुल्की नुकसान हो सकती है लेकिन वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर कंसल्ट देने वाले व्यक्ति को क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भ्रम या भय के अधीन दी गई है। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना कंसेंट किसी के डर या दबाव के वजह से या किसी तरह के नशा के वजह से या किसी तरह का भ्रम के वजह से अगर किसी तरह का कंसेंट देता है और कंसेंट के दौरान अगर कोई क्राइम होता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। नंबर 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई काम अपने आप में ही अपराध है, भले ही सामने वाले ने उसकी कंसेंट दिया हो, तब भी वो अपराध माना जाएगा। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि तुम मुझे मार दो, मैं अपनी सहमति देता हूँ, तुम मेरी जान ले सकते हो, यहाँ पर जान लेना ही अपराध है। ऐसी सहमति के द्वारा किया गया कार्य भी क्राइम माना जाता है। सेक्शन नंबर 30 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। इसका मतलब किसी व्यक्ति को अगर बिना उसके सहमति के लेकिन उसके फायदे के लिए किया गया कार्य होता है और कार्य के दौरान अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि एक व्यक्ति ईयरफोन लगाकर रोड क्रॉस कर रहा था, तभी वहाँ पर एक ट्रक आ रही थी। ट्रक से चोट ना लगे इसके लिए एक दूसरे व्यक्ति ने बिना उसके सहमति से उसे बचाने के लिए उसे अपनी ओर खींचा, लेकिन खींचने के दौरान उसे चोट लग जाती है और चोट की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या यहाँ एक क्राइम बनेगा? नहीं, यहाँ क्राइम नहीं बनेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे बचाने के लिए जो उसका गुड फेथ था और गुड फेथ होने के कारण अगर उसकी मृत्यु भी हुई है तो यहाँ उसे मृत्यु की वजह से उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 31 बताता है कि सद्भावपूर्वक दी गई ससूचना, मतलब कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है और वो देता भी है गुड फेथ में, लेकिन उसे देने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन देने के बाद अगर किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं एक डॉक्टर अगर किसी व्यक्ति का इलाज करता है और इलाज के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु की सूचना अगर उसके परिजनों को देता है, क्योंकि उसको देना जरूरी होता है, देने के दौरान अगर किसी परिजन की किसी तरह की कोई मृत्यु हो जाती है या सदमा लग जाता है तो यहाँ डॉक्टर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के वजह से जो क्राइम हुआ तो यहाँ डॉक्टर को दोषी नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 32 वो कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। समझने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति को मजबूरी से किया गया कार्य होता है और मजबूरी के कारण जो क्राइम बनता है तो उसे हम क्राइम नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक व्यक्ति की कनपट्टी पर कुछ अपराधियों ने बंदूक रखा और उसे एक बैंक की चाबी बनाने की कहा। बैंक की चाबी बनाने के बाद उन्होंने बैंक को लूटा और लूटने के दौरान जो क्राइम बनता है तो क्या यहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा जो चाबी बनाया क्या वो दोषी है? नहीं, मजबूरी में करने के कारण उस व्यक्ति को हम दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ना तो लुटेरा का साथी है
ना उसे बैंक लूटने की किसी तरह की कोई इच्छा थी। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को जान से की धमकी होने के कारण अगर कोई काम करता है और वो काम में क्राइम होता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। लेकिन अगर मजबूरी देशद्रोह के रूप में होता है, अगर देश के अहित के लिए किया गया कार्य होता है तो उसे क्राइम माना जाता है। या मजबूरी के दौरान अगर किसी व्यक्ति की हत्या की बात की जाए तो यहाँ पर उसे दोषी माना जाएगा। सेक्शन नंबर 33, तुच्छ अपहानिकारित करने वाला कार्य। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति हल्की फुल्की चोट देने के कारण अगर कोई व्यक्ति मुकदमा करना चाहता है तो उसकी मुकदमा नहीं की जाती है। जैसे में अगर कोई व्यक्ति के पीठ कोई थपथपा देता है या कोई हल्का फुल्का चींटी काट देता है तो ऐसे चीज़ों में क्राइम नहीं माना जाता है और इसके लिए कोई मुकदमा नहीं की जाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे बीएनएस कहते हैं, इसके चैप्टर 3 को जनरल एक्सेप्शन कहा जाता है। इसमें कुल 14 से 44 तक का सेक्शन दिया गया है जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग को मिस्टेक, दूसरे वाले भाग को गुड फेथ तथा तीसरे वाले भाग को प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अगर कोई आपको मारने के लिए आए तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, यही यानी सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें 34 नंबर सेक्शन बताता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप अपने बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप कुछ बोल सकते हैं या डरवा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी से मारपीट करता है और अपनी बचाव के लिए वो कितनी भी बड़ी बड़ी धमकियाँ या बोल ठोल कर देता है। जैसे बोलता है कि मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है, तुम लोग मुझे मारोगे तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस तरह की धमकियाँ देकर वो अपने आप को बचाव करना चाहता है, तो इस तरह की धमकियां क्राइम नहीं माना जाता है। लाइक देखिए, अगर इसी तरह कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा के समय या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जब अपनी रक्षा करनी होती है तो वो गाली देने लगते हैं। गाली देना एक तरह का अपराध है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए गाली देना कोई अपराध नहीं माना जाता। सेक्शन नंबर 34 यही बताता है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 35, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी रक्षा के लिए तथा दूसरे की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि किसी की प्रॉपर्टी की रक्षा करनी हो या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी हो तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 37 को ध्यान में रखते हुए, 37 एक ऐसा पावर है जिसे हमें ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइवेट डिफेंस पे काम कर सकते हैं। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़का एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है। लड़की से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, ना वो मेरी बहन है ना मेरी माँ है, फिर भी हम अगर उसकी रक्षा के लिए किसी तरह का कोई क्राइम कर देते हैं उसे बचाने के दौरान, तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। लेकिन हमें यह साबित भी करना पड़ता है कि यह जो क्राइम हुआ है वो गुड फेथ में तथा सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत किया गया है। सेक्शन नंबर 36, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्र आदि से है। मतलब 36 का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है या कोई व्यक्ति नशे में है या कोई बच्चा जिसका दिमाग विकृत चित्र है और वो हमला कर देता है, तब अपनी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 37 को ध्यान में रखते हुए 36 का मतलब यही होता है। सेक्शन नंबर 37, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं। मतलब सेक्शन 37 बताता है हमें 4 प्रकार से कि हम किस जगह प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अगर कोई प्राइवेट सर्वेंट अपनी ड्यूटी करता है और ड्यूटी के दौरान वो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही हमारे ग्रीवियस हर्ट देता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करता है, तो ड्यूटी के दौरान किया गया कोई कार्य पर अगर हम विरोध करते हैं तो इसे क्राइम माना जाता है, क्योंकि हम वहाँ पर सेल्फ डिफेंस का प्रयोग
नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए समझेंगे कि अगर एक पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए आता है और गिरफ्तार के दौरान हम उसके साथ हाथापाई कर देते हैं और सोचेंगे कि यह सेल्फ डिफेंस है, तो इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक क्राइम हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सर्वेंट के साथ जो अपनी ड्यूटी करता है उसके साथ हम सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले के सब क्लॉज 2 में बताया गया है पब्लिक सर्वेंट तथा सब कोऑर्डिनेट के बारे में। जैसे कोई बड़ा अधिकारी अपने से छोटे पुलिस को बोलता है जाओ उसे पकड़ के लाओ, और वो गिरफ्तार करने के लिए जाता है, तब हम उस कांस्टेबल के साथ किसी भी तरह का सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी उठाने के लिए ऑफिसर जाता है और वो गाड़ी उठाता है, तब हम उसके साथ सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता है और वो पब्लिक सर्वेंट है या उसके सब कोऑर्डिनेट है, तो हम उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का हम सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 37 हमें यही बताता है। सब क्लॉज सी बताता है कि यदि हमारे पास टाइम है किसी भी तरह के हेल्प लेने के लिए पब्लिक सर्वेंट से, और यदि हम उसमें सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करते हैं तो इसे क्राइम माना जाता है। उदाहरण के लिए समझेंगे, अगर कुछ लोग एक व्यक्ति को रूम में बंद कर देते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उस व्यक्ति के पास अगर मोबाइल रहता है जिसे कैद किया रहता है और वो कॉल ना कर कर किसी पब्लिक सर्वेंट को वो बैठ के इंतज़ार करे कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोले मैं उन्हें मार दूंगा, तो वो उस व्यक्ति के द्वारा क्राइम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम है किसी भी तरह का हेल्प लेने के लिए। तो उसे हेल्प लेने के लिए ही 37 बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम है हेल्प लेने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, तो वो ले सकता है। अगर नहीं लिया और सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करेगा तो उसे क्राइम माना जाता है। सब क्लॉज डी बताता है कि अगर खतरा टल जाए तो हम सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सब क्लॉज 1, अगर कोई व्यक्ति आता है आपके ऊपर कोई ऐसा असॉल्ट करता है, ऐसा हमला करता है जिससे महसूस होता है कि इससे हमारी जान भी जा सकती है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। समझने के लिए, एक व्यक्ति तलवार लेकर आपके ऊपर आता है, असॉल्ट करता है, जिससे ये पता चलता है कि इस तलवार से आपकी मृत्यु हो सकती है, तब आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। सब क्लॉज 2, यदि कोई व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट करता है, आप पे हमला करता है, तो आप अपने बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब क्लॉज 3, यदि कोई व्यक्ति रेप करने की कोशिश करता है या रेप करता है, तब भी आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। सब क्लॉज 4, अननेचुरल रूप से रेप करने वाले व्यक्ति के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। सब क्लॉज 5, किडनैपिंग के बारे में, किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति करता है तो आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई गलत तरीके से आपको कैद करता है, जैसे पहले समझेंगे कि कैद, किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या होता है। बता दें कि जिस जगह पर आप हैं, अगर कोई उसी जगह आपको बंदी बना देता है, आपको कैद कर देता है, तो उसे हम कैद करते हैं। पर दूसरे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपको फुसलाकर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो उसे हम किडनैपिंग कहते हैं, हिंदी में उसे हम अपहरण कहते हैं। और तीसरे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जोर ज़बरदस्ती से आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो उसे अपहरण कहते हैं। इन तीनों में आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 37 को ध्यान में रखते हुए। जैसे लाइक देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कैद करता है और आपको पता है कि ये कैद से हमारी क्षति हो सकती है, हमारी नुकसान हो सकती है, हमारे पर हमला हो सकता है, तो उस दौरान आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 39, कब ऐसे अधिकारों का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। मतलब कि हम कब किसी की जान नहीं ले सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, ये 39 बताता है आपको। बता दें कि अगर खतरा टल गया है तो उस दौरान आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति तलवार लेकर किसी व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ता है,
दौड़ने के दौरान लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ के पास बांध देते हैं। उसके बाद अगर कोई किसी उसकी हत्या कोई करता है या उसे मारकर उसकी जान ले लेता है तो यहाँ क्राइम बन जाएगा, क्योंकि खतरा टल जाने के बाद आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा 37 को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर कोई व्यक्ति चप्पल लेकर किसी की ओर दौड़ता है तो पता है कि चप्पल से किसी की जान नहीं जा सकती है, तो इस दौरान अगर कोई व्यक्ति उसके साथ गलत कर देता है, क्राइम कर देता है, उसकी हत्या कर देता है, तो यह क्राइम माना जाएगा। 37 बताता है कि अगर जब तक कोई ग्रीवियस हर्ट आपको जान से मारने की पूरी तरह से कोशिश ना करे और आपको पता है कि इससे मेरी जान जा सकती है, तभी आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि 37 को ध्यान में रखते हुए ही आपको सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करना है। आप समझ गए होंगे 39 क्या कहना चाहता है। सेक्शन नंबर 40, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। मतलब कि 40 सेक्शन बताता है कि हम सेल्फ डिफेंस का कब शुरू कर सकते हैं और कब ख़त्म कर सकते हैं। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है तो आपका यहाँ सेल्फ डिफेंस शुरू हो गया। आप उसके लिए सेल्फ डिफेंस में आपको अगर बचाव के पक्ष में टाइम है तो आप पुलिस को या किसी को सूचना भी दे सकते हैं या आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसकी अपनी रक्षा के लिए जो भी आपके पास, जैसे अगर आपके पास मोबाइल है तो आप किसी को कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपका सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी बचाव के लिए आप शुरू कर सकते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति कि आप पे खतरा करता है और आप उस खतरे से बच जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आया, आप उसे पेड़ में बांध दिए, तो आपको पता है कि अब हमारी जान नहीं जाएगी, तो उस दौरान आपको ये पता है कि अब हमारी इससे कोई नुकसान नहीं है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप यहाँ पर आप इसके बाद आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 40 यही बताता है कि कब आप सेल्फ डिफेंस शुरू कर सकते हैं और कब सेल्फ डिफेंस ख़त्म कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 41, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। रॉबरी, लूट, डकैती मामले में आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। बता दें कि रात के दौरान अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, चाहे वो लूटपाट करता है, डकैती करता है, कुछ भी करता है, उस दौरान आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। या रात के समय कोई व्यक्ति आपके घर के आसपास किसी तरह का कोई क्राइम करता है जिससे आपको हानि हो, आपकी के साथ कोई दुर्घटना हो, उस दौरान आप उसकी जान ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर को जला दे या कोई आपके घर में ज़बरदस्ती ढुक जाए और कोई क्राइम करे, या कोई व्यक्ति हथियार के साथ आपके घर में इन कर जाए, तो इन सभी चीज़ों क्राइमों के वजह से आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 41 यही बताता है। सेक्शन नंबर 42, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। बता दें कि प्रॉपर्टी की रक्षा में अब कब किसी की हत्या नहीं ले सकते हैं। तो जो 41 का जो सेक्शन है, उस सेक्शन के माध्यम से जो सीन है, जो अपवाद है कि इस मामले में आप किसी की हत्या ले सकते हैं, उन्हें छोड़कर अगर किसी तरह का कोई होता है, जैसे चोरी में आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर घर जलाता है तो आप उसकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई फसल जलाता है या कोई आपकी प्रॉपर्टी बाई कोई बाहरी चीज़ों को जलाता है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 43, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ कब और बना रहना। मतलब कि ये बताता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में संपत्ति की आप कब शुरू कर सकते हैं और कब ख़त्म कर सकते हैं। बता दें कि 41 में जो सब क्लॉज दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति घर में घुस जाता है, कोई हथियार के साथ घुस जाता है, कोई लूट डकैती करता है, या कोई आपकी घर को जलाता है, या कोई रात में आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करता है, तो इस दौरान आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है या ऐसा लगता है कि वो मामला
सिमट गया है तो उसके बाद आप कोई भी तरह का सेल्फ डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 43 का मतलब यही होता है। सेक्शन नंबर 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपमानित होने की जोखिम है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति घातक हमला करता है, जैसे कोई व्यक्ति एसिड लेकर किसी की तरफ दौड़ता है, अब वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागने के दौरान जैसे ही वो व्यक्ति एसिड फेंकता है और वो व्यक्ति किसी के अंदर छिप जाता है, छिपने के वजह से वो एसिड उस व्यक्ति को ना लगकर दूसरे वाले निर्दोष व्यक्ति को लग जाता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति छिपा है उसके द्वारा कोई क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल होता है कि अक्सर कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी के पीछे छुप जाना। आज हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस के बारे में पढ़ा। सेल्फ डिफेंस के लिए हमने 34 से 44 तक के सेक्शन को समझे। बता दें कि सेल्फ डिफेंस का प्रयोग हम सेक्शन नंबर 37 को ध्यान में रखते हुए ही करना होता है।